इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक 2021 का जो सेकंड वीडियो है वो कर रहे हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 11 मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। टोटल 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं फरवरी और मार्च की शिफ्ट में। तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं यानी 12 से लेकर 21 तक वो इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट colorless cupric metaborate reduces to cuprous metaborate in luminous flame। ठीक है, तो ये बेसिकली मेटाबोरेट का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है आप प्लान करते हैं। देखो पहले यही इसी को देखते हैं। कॉपर के दो फॉर्म, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसको हम कहते हैं अस और इसको कहते हैं इक, हायर वाले को। तो मेटाबोरेट इसका फॉर्म करना है BO2 कंपाउंड, BO2 नेगेटिव के साथ, कॉपर 2+ का, क्योंकि क्यूप्रिक कह रहा है तो ये मैंने फॉर्म कर दिया CuBO2 इसको जब आप हीट करोगे तो ये कॉपर बन जाएगा एंड B2O3 फॉर्म हो जाएगा। तो इसने पहले ये बता दिया कि क्यूप्रिक मेटाबोरेट रिड्यूस होता है क्यूप्रस मेटाबोरेट में, गलत हो गया। ये रिड्यूस होगा कॉपर में, +2 से 0 में जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है क्यूप्रस मेटाबोरेट इज ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग ऑफ बोरिक एनहाइड्राइड। ओके, यही B2O3 को कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड एंड कॉपर सल्फेट। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इससे क्यूप्रस नहीं क्यूप्रिक मेटाबोरेट अचीव किया जाता है। पूरा प्रोसेस में लिखता हूँ। जो CuSO4 है सबसे पहले ये हीट होता है, ये टूटता है CuO प्लस B2SO3 में, सॉरी SO3 करेक्ट कर देते हैं इसे, SO3 में। ओके, अब ये जो है ये फर्दर रिएक्ट करता है B2O3 से और ये बनाएगा CuBO2 होल ट्वाइस। ओके, तो इसीलिए क्यूप्रस नहीं है क्यूप्रिक होना चाहिए था, जिसके कारण ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दैट्स वाई बोथ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 4। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, इसमें मैंने पूरा लिख दिया, एस की कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर द नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म विच विल शो पैरामैग्नेटिज्म इज। इसमें से कौन कौन पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, फोर्थ इसमें मिसिंग है। तो ये मैंने लिख दिया है। जो सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं वो एक तो फेमस S8 होता है। जो S8 होता है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक होगा अल्फा फॉर्म जिसको कि हम कहते हैं रोम्बिक, ये रहा उसका स्ट्रक्चर। दूसरा होता है S8 फॉर्म जो कि बीटा फॉर्म S8 का है, मोनोक्लिनिक होगा। तो S8 का दो हो गया, एक अल्फा फॉर्म एक बीटा फॉर्म, इसको हम मोनोक्लिनिक कहेंगे। और इस एक मिनट, S8 का दो फॉर्म हो गया, ये हाई लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा 369 केल्विन 96 डिग्री, आप याद रखना। उससे कम टेम्परेचर पे अल्फा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा और 96 के आसपास में बीटा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। इसका नाम है रोम्बिक, इसका नाम है मोनोक्लिनिक। ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए, रोम्बिक का ये स्ट्रक्चर होता है, मोनोक्लिनिक का ये स्ट्रक्चर होता है। तो 96 डिग्री या 369 केल्विन याद रखना। हाई टेम्परेचर पे बीटा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, लो टेम्परेचर पे अल्फा फॉर्म। इनफैक्ट रूम टेम्परेचर पे अगर पूछा जाए तो अल्फा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अदर मॉडिफिकेशंस लैब में इसके बनाए गए हैं जिसमें S6 से S20 तक सल्फर एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे S8 ये तो नेचर में जो मिलता है, ठीक है। और अदर मॉडिफिकेशन में S6 से S20 तक। S6 वाला कार्बन का जो चेयर फॉर्म होता है साइक्लोहेक्सेन का, उसी तरह का होगा, ये चेयर फॉर्म है, इसमें हर कॉर्नर पे सल्फर बैठा हुआ है। और जो दूसरा है, अगर आप S8 को 1000 केल्विन तक हीट करोगे तो ये S2 दे देगा, जो कि सिमिलर टू O2 प्रॉपर्टी वाइज होता है। जैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। O2 की पैरामैग्नेटिज्म 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, तो इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया गया है, तो डायरेक्ट क्योंकि इसने पैरामैग्नेटिज्म पूछा है तो S2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट B2S6 इज। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं B2S6 का। बोरॉन, इसमें ब्रिज्ड हाइड्रोजन होगा, बोरॉन, ये सब नॉर्मल हाइड्रोजन है, इनवर्ड आउटवर्ड आ रहे हैं। और ये रहा ब्रिज जो कि इसके परपेंडिकुलर है, जो अभी मैंने प्लेन बना रखा है उसके परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे है। ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड, जिसको कि आप चाहो तो ऐसे 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 भी दे सकते हो, जो कन्वेंशन होता है, ऐसे ऐसे। ओके, तो इसने कहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल BHB एंगल्स आर 120 डिग्री, ये गलत हो गया। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। ये स्टेटमेंट गलत हो गया
ठीक है, ये हाइड्रोजन अगर ये तीनों एक साइज़ के होते देन वी कुड हैव थिंक अबाउट दैट, हम इसके बारे में सोच सकते थे। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे और सोचने का तरीका, ये जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो नॉर्मल एंगल होता है 109 डिग्री का होता है, तो अगर ये 109 हो जाएगा तो ये 120 हो ही नहीं सकता है, ये 109, ये 109, इट कांट बी 120, 120 हो ही नहीं सकता ये कभी भी। तो इस ढंग से आप सोच लो। ठीक है, ये भी sp3 है तो इसका भी 109 डिग्री होगा, ये क्वाड्रिलेटरल है तो इट कांट बी 120 डिग्री, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नाउ इट्स फ्रैगमेंट BH3 बिहेव्स लाइक अ लुईस एसिड, बिल्कुल सही है, क्योंकि BH3 का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3, तीनों ने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन स्टिल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये उसी ऑक्टेट को फॉर्म करने के लिए किसी स्पीशीज से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट इज अ लुईस एसिड। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये करेक्ट हो गया हमारे पास। ओके, तो इट्स फ्रैगमेंट BH3 बिहेव्स लाइक अ सॉरी, इसने लुईस बेस कहा है, ये गलत हो गया, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस नहीं। दिस इज लुईस एसिड नॉट अ लुईस बेस, तो दिस इज रॉन्ग। द टर्मिनल BH bonds have less p character as compared to the bridged bond। ओके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बेंट्स रूल का क्वेश्चन है। रूल कहता है कि अगर किसी बॉन्ड पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है तो उसमें ज़्यादा पी कैरेक्टर होगा। ओके, तो टर्मिनल का मतलब हो गया ये हाइड्रोजन। देखो ये जो बॉन्ड है इस पे ये बोरॉन भी जुड़ा हुआ है, ऐसे है, इस बोरॉन का भी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का भी ऑर्बिटल इसको शेयर कर रहा है, तो हमें पता है बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इसीलिए ये जो बॉन्ड है क्योंकि इसके साथ बोरॉन भी जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई इसमें ज़्यादा पी कैरेक्टर होगा, पी कैरेक्टर इसमें हाई होगा, हाई पी कैरेक्टर होगा, ना कि इसमें। समझ में आ रहा है? तो इसने आई थिंक यही स्टेटमेंट लिखा है, द टर्मिनल BH बॉन्ड हैज़ लेस पी कैरेक्टर, तो बिल्कुल सही इसने लिखा है, ये टर्मिनल वाला है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, इसमें हाई पी कैरेक्टर हो गया तो बाय डिफॉल्ट इसमें लेस पी कैरेक्टर हो गया, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ वाले को भी वेरीफाई करते हैं, द टू BHB बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ सेम लेंथ, द टू BH, ये तो गलत हो गया, ये और ये सेम लेंथ के ही होने हैं क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो इसकी और इसकी लेंथ सेम होगी, तो दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, among the following the number of halides which are inert to the hydrolysis। देखो हाइड्रोलाइसिस होती कैसे है, हाइड्रोलाइसिस में जो वाटर है ये अपने लोन पेयर को डोनेट करता है स्पीशीज के वैकेंट ऑर्बिटल में। ओके, तो BF3 हम सभी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, BF3 ट्रायंगुलर प्लेनर, इसके पास वैकेंट 2p है, वाटर इसमें डोनेट कर रहा है। सेकेंड SiCl4, सिलिकन के चारों तरफ 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, इसके पास भी वैकेंट 3d है, इसमें वाटर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। PCl5, 5 लगे हुए हैं, इसमें बाइपिरामिडल होता है ये, इसके पास भी वैकेंट 3d है। ओके, ये इसमें डोनेट कर रहा है। एंड लास्ट SF6 में काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया क्योंकि 6 फ्लोरीन इसके चारों तरफ हैं, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें 6 फ्लोरीन एटम्स हैं, तो इसका जो 3d होगा इसमें वाटर को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, तो ये वाला मुश्किल है। रीज़न ड्यू टू, इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ क्या रीज़न है, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, तो दैट्स वाई इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इज द रीज़न। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अगला है द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ सल्फर कैन चेंज रिवर्सिबली बिटवीन देम सेल्फ विथ स्लोइंग हीटिंग और स्लो कूलिंग। तो ये तो सही है, अल्फा और बीटा मैंने बता दिया 96 डिग्री सेंटीग्रेड या 369 केल्विन, आप याद रखो। अल्फा फॉर्म हाई टेम्परेचर पे बीटा में जाएगा 96 पे, और जैसे ही आप लो टेम्परेचर करोगे तो बीटा फॉर्म अल्फा में कन्वर्ट होगा, तो ये तो रिवर्सिबल वाला दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यार एट रूम टेम्परेचर द स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर इज मोनोक्लिनिक सल्फर, ये गलत हो गया, अभी मैंने जो लिखा था उसी में हम एक बार फिर से रेफर कर लेते हैं। देखो हाई टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करता है, लो टेम्परेचर पे रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मोनोक्लिनिक नहीं रोम्बिक होना चाहिए। बोथ फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स।
नेक्स्ट आते हैं, ये इसमें एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या प्योरिफिकेशन ऑफ ऑफ कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड भी कहते हैं, उसका एक क्वेश्चन आ गया है। ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में मैंने उस वीडियो में बना रखा है, ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड का। तो उसी में से मैंने पिक करके यहाँ लिख दिया है। कह रहा है सोडियम एक्सट्रैक्ट, कौन सा मेथड, टेस्टिंग ऑफ हेलोजन्स है। देखो टेस्टिंग ऑफ हेलोजन कैरियस मेथड से किया जाता है, उसके लिए कैरियस ट्यूब लेते हैं हम टेस्टिंग ऑफ हेलोजन के लिए। इसमें हम AgNO3 के साथ HNO3 डालते हैं और ये रहा OC। OC का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड, रख दिया। तब HNO3 का रोल होता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन हाइड्रोजन को CO2 और H2O में कन्वर्ट करना, और AgNO3 का काम है कि अगर कोई हेलोजन है तो उसको AgX बना के PPT आउट करना। तो इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर वेट करके X का एनालिसिस कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं कितना X है। तो इसने एग्जैक्ट यही पूछ दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड टू द सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर द टेस्टिंग ऑफ हेलोजन। तो वेल ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, HNO3। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा फाइंड ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है और ये देख के ही पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये सेल्वे प्रोसेस का है, S ब्लॉक सेल्वे प्रोसेस। तो सिंपल है, यहाँ पे सेल्वे प्रोसेस का पूरा प्रोसेस हम लिखते हैं। इसमें क्या होता है, CO2 का एक्वा सोल्यूशन हम लेते हैं और इससे हम अमोनिया की बबलिंग कराते हैं, NH3 की बबलिंग कराते हैं। तो जैसे ही आप NH3 की बबलिंग कराओगे तो यही रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो पहले स्टेप में CO2 के साथ H2O लिखना होगा हमें, H2O प्लस CO2, और ये बना देगा अमोनियम कार्बोनेट होल टू CO3। ओके, अब ये फर्दर इसको कन्वर्ट होना है इसमें, यानी ये फर्दर रिएक्ट करेगा CO2 एंड H2O से, और ये अब बाइकार्बोनेट बना देगा NH4HCO3, और इसमें फिर नमक डालते हैं हम NaCl, और इससे बनता है NaHCO3 प्लस NH4Cl, और इसी को हम, ये प्रेसिपिटेट होता है, फिल्टर ऑफ कर लेते हैं। फिल्टर ऑफ करके जब हीट करते हैं तो हमें Na2CO3 वॉशिंग सोडा मिल जाता है, प्लस H2O प्लस CO2। यही मेथड होता है वॉशिंग सोडा बनाने का, पूरा सेल्वे प्रोसेस। तो इसमें आप देख लो, ये तो वाटर हो गया, B जो होगा, ठीक है, CO2 होगा। सेकेंड स्टेप में CO2 और H2O लेते हैं तो H2O लिख रखा है, CO2 होगा। और ये नमक वाला रिएक्शन है, जब इसमें आप नमक डालते हो तो आपको NH4Cl के साथ साथ NaHCO3 मिलता है। तो ये जो C हो जाएगा ये NaHCO3 हो जाएगा। क्वेश्चन इज ओवर। A H2O, B CO2, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहे कंपाउंड A यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, पहले तो मैं बता देता हूँ एम्फोटेरिक नेचर के कौन कौन से ऑक्साइड्स, किसके किसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। ये थंब रूल है, आप याद रखना, बहुत सारे होते हैं लेकिन इतना याद होना चाहिए। बी होगा, Al होगा, जिंक होगा, Pb होगा, Sn होगा। इसके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, एकदम थंब रूल है ये। ठीक है, इसने सारे के सारे Pb के कंपाउंड्स दे रखे हैं। कह रहा है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज द बिगेस्ट कैच, और लेड स्टोरेज बैटरी में भी यूज़ होता है। अगर मान लो ये ना भी पता है तो ये बिगेस्ट कैच है। अब मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में दो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट होंगे, आगे में भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसी को मैंने सिर्फ लिखा है। जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट थोड़ा सा बता दूं, जैसे एल्युमिनियम का आप कन्फिग्रेशन लिखोगे 13, तो ये हो जाएगा 283, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगा 3s2 एंड 3p में होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 3p। इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। बॉन्ड बनाने के पहले ये इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करता है और एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन में जाता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो इसके पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ये सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करेगा। लेकिन जब आप एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन को देखोगे तो इट इज हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए +3 शो करेगा। तो दैट्स वाई इट हैज द एबिलिटी टू शो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +1 कब शो करेगा, जब ये इनर इलेक्ट्रॉन इधर जाने से मना कर दे। ठीक है, ये इधर जाने से मना कर देगा तो फिर ये यहीं पे रह जाएगा और सिर्फ +1 शो करेगा। तो इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि भाई इनर इलेक्ट्रॉन अब इनर्ट हो चुका है। और ये कब होगा, तो ये लोअर एलिमेंट में ऑब्जर्व किया जाता है, जब लार्ज नंबर ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई हो जाता है।
तो इतना स्ट्रांगली इसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखता है कि इधर जा नहीं पाता है। ओके, तो वही है इस केस में +3 यहाँ पे हो नहीं पाता इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ से शुरू होता है। तो ये इसके कुछ कंपाउंड +1 +3 में मिलेंगे, इसके भी +1 +3 में, इसके भी +1 +3 में। जो स्टेबल है उसको मैंने सर्किल कर दिया। गैलियम में +3 ज़्यादा स्टेबल, इंडियम में +3 ज़्यादा स्टेबल, टीएल में +1 ज़्यादा स्टेबल। ऐसे ही सेम एक्सप्लेनेशन ग्रुप 14 के लिए। इसके लिए +4 और +2 होगा। तो कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों तो +4 में होंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा तो ये +2 +4 +2 +4 +2 +4 में होंगे। इन दोनों में +4 ज़्यादा स्टेबल और पीबीएम में आते आते लोअर वाला यानी +2 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम दिस। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि PbI4 अनस्टेबल होता है क्यों, तो आपको तुरंत बताना है कि Pb का +2 ज़्यादा स्टेबल होता है। +4 में रहेगा तो तुरंत +2 में जाना चाहेगा। तो PbI4 में Pb +4 में है तो दैट्स वाई ये तुरंत डिसोसिएट होकर PbI2 और I2 में डिसोसिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि Pb+4 का कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी, वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि Pb+4 अनस्टेबल है, तुरंत ये +2 में जाके अपने आप को रिड्यूस करेगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Sn में भी है कि Sn का +4 ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए अगर Sn +2 ले लोगे तो तुरंत +4 में जाने के लिए वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। तो दैट्स वाई Sn अगर +2 में होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी ये क्वेश्चन यहीं से क्रैक हो जाएगा। इन सभी में आप चेक कर लो, सारे ऑप्शन में Pb+4 सिर्फ यहीं पे है। तो अगर यहाँ पे Pb+4 है और हमने अभी देखा है कि Pb+4 ही एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दैट्स वाई दिस इज करेक्ट। बाकी सब जगह +2 है जो कि स्टेबल होता है, इसमें तो खैर मिक्स्ड है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो Pb2 आएगा। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ये मैंने बहुत सारे अपने पी ब्लॉक के वीडियोज़ में मिला है, मैं फिर से बता देता हूँ। मेटल के ऑक्साइड्स जो होंगे वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन उसमें भी है +1, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करेगा, +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड +8, यहाँ तक मेटल के ऑक्साइड्स जाते हैं। ये होते हैं एस ब्लॉक वाले, ये बेसिक होते हैं, इसमें भी मिक्सअप होता है। जैसे बेरिलियम एम्फोटेरिक हो जाता है, ठीक है, जिंक +2 में ही एम्फोटेरिक हो जाता है, तो थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग तो होती ही है। यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, ये एम्फोटेरिक, हालांकि +5 बहुत बार बेसिक में चला जाएगा, सॉरी एसिडिक में चला जाएगा, तो ये एम्फोटेरिक। और ये जो होंगे ये कन्फर्म एसिडिक। ये मेटल ऑक्साइड्स की बात है। मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया। नॉन मेटल ऑक्साइड ये ऑलवेज तय है एकदम कि ये एसिडिक होगा। सिर्फ 3 एक्सेप्शन आते हैं, एक्सेप्ट N2O, NO एंड CO जो कि न्यूट्रल होते हैं। बहुत सारे मेरे वीडियोस में ये मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे देखो इसने कहा है एसिडिक इन नेचर और पहले ही दे दिया N2O जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, वैसे ये भी देख लो, ये मेटल का ऑक्साइड है बेरियम, तो ये तो बेसिक होना तय है, तो ये तो ख़त्म, ये नहीं हो सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, बेसिक होगा, पहला वाला ही बेसिक हो गया, दूसरे वाले को हम चेक क्या करें। यहाँ पे आ जाओ, फिर कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेसिक हो गया, ख़त्म। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, बोरॉन, और ये सिलिकॉन भी नॉन मेटल है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एसिडिक। तो इसीलिए 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ हेडिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन 2021 का, फैब शिफ्ट में ही पूछा गया था। कह रहा है सोडियम कार्बोनेट किस मेथड से इसमें से हम फॉर्म करते हैं। यह भी मैंने बता दिया है, सॉल्वे प्रोसेस, जो मैंने लिखा था CO2H2O से हम अमोनिया की बबलिंग कराते हैं, वही वाला है सॉल्वे प्रोसेस। टाइटेनियम वैन आर्कल प्रोसेस, मैं बता देता हूँ क्या होता है। 2 प्रोसेस होता है मेटल प्योरिफिकेशन में, मेटलर्जी का पार्ट है। मेटल प्योरिफिकेशन में याद रखना एकदम, मॉन्ड्स होता है निकल के प्योरिफिकेशन के लिए। इसमें निकल को हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करके गैस बनाते हैं, NiCO4 का वेपर बना लेते हैं। तो निकल ये इम्प्योर होता है, इम्प्योर होगा तो इससे सारी इम्प्योरिटीज़ CO के साथ अटैच होके रिमूव हो जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ यहीं सॉरी मैंने इम्प्योरिटी बोल दिया, सारे निकल CO के साथ अटैच होकर रिमूव हो जाएगा, वेपर बन के निकल जाएगा, इम्प्योरिटी यहीं रह जाएगा। और उसके बाद इसको जब हम हीट करेंगे, ठीक है, ये 80 डिग्री पे ये रिएक्शन होता है, 180 पे आके ये टूट जाता है। फर्दर हीट करेंगे तो वापस Ni और CO अलग हो जाएगा, ये सॉलिड के फॉर्म में हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। दूसरा यही मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है, वैन आर्कल में। वैन आर्कल, इसमें आयोडाइड को यूज़ करते हैं हम ये सारे प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। और वैन आर्कल जो यूज़ होता है टाइटेनियम
एंड जिरकोनियम जडर के लिए ये फेमस है, और भी होता होगा लेकिन ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। तो टाइटेनियम को हम आयोडीन से ट्रीट करके सबसे पहले TiI4 का वेपर बना लेते हैं, और इसके बाद इसको टंगस्टन फिलामेंट पे हम 2000 डिग्री तक हीट करते हैं, तो ये अलग हो जाता है, Ti प्लस I2 में सेपरेट हो गया, ये प्योर मिल जाता है हमें। देयर अदर मैथड्स ऑल्सो फॉर द प्योरीफिकेशन, डिफरेंट है, वो मेटलर्जी के मेरे वीडियो में है पूरी डिटेल में कवर। यहाँ पे इससे रिलेटेड था तो मैंने दोनों बता दिया स्पेशल मैथड्स। क्लोरीन बहुत बार आ चुका है। डेकॉन्स प्रोसेस मैं फिर से लिख देता हूँ। HCl का O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया जाता है डेकॉन्स प्रोसेस में। कैटलिस्ट याद रखना CuCl2, ये Cl2 बन जाएगा एंड H2O बन जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन में ये आता है डेकॉन्स प्रोसेस। कैटलिस्ट भी बहुत पूछा जाता है इसका। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टनर कर्नल प्रोसेस, मरकरी के प्रेजेंस में हम NaCl एक्वस लेते हैं, और इसको हम मरकरी के प्रेजेंस में Hg इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में, ठीक है, NaHg इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे NaHg बनता है और Cl2 बाहर, इसके ऊपर पानी डाल के हम फॉर्म कर लेंगे NaOH, ठीक है, प्लस H2। यही मेथड होता है शॉर्टकट में। तो ये कास्टनर कर्नल प्रोसेस, ये डेकॉन्स प्रोसेस जो मैंने बता दिया क्लोरीन वाला, ठीक है, ये वेन आर्कल प्रोसेस, मॉन्ड्स प्रोसेस, सारा हो गया, ठीक है। तो दिस मच इन दिस वीडियो, पूरा P ब्लॉक कवर हो चुका है। इसके पहले वाला आप वीडियो ज़रूर देख लेना जब भी इसको आप करो। ये वीडियो नंबर 2 है, वीडियो नंबर 1 to 11 क्वेश्चन इसके पहले हमने कवर किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।